आप सभी को मेरा प्यार भरा और दिल से नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से रेनन मार्टिन ग्रामर सीरीज में। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेपोजिशन और जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 38। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 38 के अंदर पार्ट 2 वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस के बारे में। प्रेपोजिशन कितने काइंड के होते हैं, यानी कितने टाइप के होते हैं। मतलब मैं यहाँ पर प्रेपोजिशन के यूसेज के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रीपोजिशन कितने फॉर्म्स में पाए जाते हैं, प्रीपोजिशन के कितने टाइप होते हैं। तो हम लोग स्पेशली इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रीपोजिशन के काइंड्स की बात करें तो इसमें जो प्रीपोजिशन का जो पहला टाइप आता है वो है सिंपल प्रीपोजिशन। और सिंपल प्रीपोजिशन जो होते हैं ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रीपोजिशन होते हैं, यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रीपोजिशन होते हैं। तो हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन किसे कहा जाता है? सिंपल प्रीपोजिशंस आर वन वर्ड प्रीपोजिशंस, यानी जो प्रीपोजिशन वन वर्ड के फॉर्म में पाए जाते हैं वैसे प्रीपोजिशंस को हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो एक से अधिक वर्ड को मिलाकर के बनते हैं। जी बिल्कुल। तो जिसमें हम सबसे पहले जान रहे हैं सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में, जो कि वन वर्ड का प्रीपोजिशन होता है। जैसे देखिए, एट है, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, डबल एफ वाला ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विथ, एटसेट्रा। तो ये सारे सिंपल प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये सभी प्रीपोजिशन वन वर्ड के प्रीपोजिशन है। जैसे अगर हम विथ का ही बात करें तो विथ में विथ के अलावे और भी कोई वर्ड लगा हुआ है क्या? नहीं ना। तो ये विथ जो है ना, ये वन वर्ड प्रीपोजिशन है। और जो वन वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। और वन वर्ड प्रीपोजिशन सबसे कॉमन प्रीपोजिशन होते हैं, यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, हम जानते हैं प्रीपोजिशन के अगले टाइप के बारे में। देखो, प्रीपोजिशन का अगला टाइप क्या है? अगला है कंपाउंड प्रीपोजिशंस। अब ये कंपाउंड प्रीपोजिशन कैसे बनते हैं? तो फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन हम कैसे बनाते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रीफिक्स हम किसे बोलते हैं? देखो, कोई भी लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स जिन्हें हम किसी वर्ड, किसी बेस वर्ड के पहले लगाते हैं, तो वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या लेटर को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा उपसर्ग, है ना। सिंपल सी बात। देखो, यहां पर प्रीपोजिशन कैसे बनाया जा रहा है? तो एक तो हमने यहां पर वर्ड लिया क्या? हमने वर्ड लिया आउट, यहां पर लिया लॉन्ग, यहां लिया हमने टू, और यहां लिया हमने इन, और यहां हमने लिया साइड। ठीक है, अब देखो, इनके पहले हम प्रीफिक्स लगा रहे हैं। इनके पहले प्रीफिक्स क्या लगाएं? विथ लगाएं। तो ये क्या बन गया? विदाउट बन गया। इसके पहले हम लोग ए लगा रहे हैं तो ये बन गया अलॉन्ग। इसके पहले हम लोग प्रीफिक्स में इन लगा रहे हैं तो ये बन गया इनटू, और इसके पहले हम विथ लगा रहे हैं तो ये बन गया विद इन, और इसके पहले हम बी लगा रहे हैं तो ये बन गया बिसाइड। ये क्या बन गया? बिसाइड बन गया। ठीक है, तो ये जो प्रीपोजिशन आप देख रहे हो, विदाउट, अलॉन्ग, इनटू, विद इन या बिसाइड, इन प्रीपोजिशंस को हम कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन दो वर्ड्स को मिला करके हम बनाते हैं, और दोनों वर्ड्स को हम सेपरेटली नहीं लिखते हैं, दोनों वर्ड्स को हम एक साथ लिखते हैं, उसी के अंदर लिखते हैं। यानी कुछ प्रीपोजिशन अभी हम ऐसे भी देखेंगे जहां दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होंगे, बट वे वर्ड्स सेपरेट होंगे, एक साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, सेपरेट होंगे। लेकिन कंपाउंड प्रीपोजिशंस में दो वर्ड आपस में जुड़े होते हैं। और हम बनाते कैसे? हम किसी एक वर्ड के पहले हम कुछ दूसरे वर्ड के टुकड़े को जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है क्या? कंपाउंड प्रीपोजिशंस। और पहले जोड़ने का मतलब है कि क्या कर रहे हैं हम उसके पहले प्रीफिक्स लगा रहे हैं। समझ में आ गया? ये क्लियर है? तो जैसे देखो, और भी एग्जांपल अगर ले, तो अगर हम साइड में क्या जोड़ दें? देखो, एक तो हमने साइड में बी जोड़ा तो बी साइड बन गया। साइड में अब हम और क्या जोड़ सकते हैं कि एक प्रीपोजिशन बन जाएगा, एक कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाएगा। तो इसमें अगर हम इन जोड़ देते हैं तो अगेन एक नया प्रीपोजिशन बन जाएगा, इन साइड। तो आप इसको वन वर्ड प्रीपोजिशन नहीं कह सकते, इसके अंदर दो वर्ड है, एक तो है इन और एक है साइड। जैसे विदाउट में भी दो वर्ड है,
एक तो विथ है और एक आउट है ना, विद इन में भी दो वर्ड है, तो इन प्रीपोजिशन को आप वन वर्ड प्रीपोजिशन नहीं कह सकते हो, ऐसे प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए प्रीपोजिशन के अगला टाइप क्या है, देखो इसको बोलते हैं हम फ्रेज प्रीपोजिशंस। फ्रेज प्रीपोजिशंस, सबसे पहली बात है कि फ्रेज का क्या मतलब होता है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप। जब भी फ्रेज की बात हो तो फ्रेज का मतलब समझ जाना कि ग्रुप होता है। तो फ्रेज प्रीपोजिशंस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ध्यान देना, एक वर्ड के प्रीपोजिशन होते हैं और कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो प्रीपोजिशन के जैसा काम करते हैं। मतलब इसमें एक वर्ड नहीं होगा, एक से ज्यादा वर्ड होगा, दो वर्ड होगा, तीन वर्ड होगा, चार वर्ड के भी हो सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो कि ग्रुप में पाए जाते हैं और ये काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के जैसा, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज प्रीपोजिशंस कहते हैं। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में प्रीपोजिशन का क्वालिटी होता है, जिस तरह से एक सिंगल वर्ड का प्रीपोजिशन काम करता है किसी सेंटेंस में, सेम उसी तरीके से ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं ये भी प्रीपोजिशन की तरह ही काम करते हैं किसी सेंटेंस में। तो देखो अब इनमें क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आपको फ्रेज प्रीपोजिशंस के बारे में पता होगा ना, तो एग्जाम में एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है, आपने क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस देखा होगा। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन क्या होते हैं, एक पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ के अंदर में कुछ कुछ वर्ड को डिलीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स को आपको भरना होता है। तो जहां पर फ्रेज प्रीपोजिशंस का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेज प्रीपोजिशन पे बनाए जाते हैं, या फिर अगर आप फिल इन दी ब्लैंक के क्वेश्चंस बना रहे हो तो वहां पर भी फ्रेज प्रीपोजिशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो इसलिए फ्रेज प्रीपोजिशन में कौन से फ्रेज में वर्ड्स का कॉम्बिनेशन क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज ये जो फिल इन दी ब्लैंक के क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को आप उतने एक्यूरेसी के साथ नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा मानना है कि फ्रेज प्रीपोजिशन के जितने भी लिस्ट है ना, ये बस इससे ज्यादा कोई लिस्ट नहीं है, बस आपको इन्हीं को ध्यान में रखना है। और फ्रेज प्रीपोजिशन में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उनके सही कॉम्बिनेशन को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू, तो हम क्या समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग के साथ क्या आता है, टू आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन अकॉर्डेंस विथ। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ। तो इन अकॉर्डेंस विथ में आपको पता होना चाहिए कि इसमें इन आता है, अकॉर्डेंस आता है, फिर विथ आता है। पता है आपको, एग्जाम अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो इंग्लिश का, तो वहां पर वो इन अकॉर्डेंस टू जानबूझ करके लिख देगा सेंटेंस में एरर करवाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन अकॉर्डेंस टू करके कुछ भी नहीं होता है, इन अकॉर्डेंस विथ होता है। ठीक है, उसके बाद इन प्लेस ऑफ। बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, इन प्लेस ऑफ के जगह पे ऑन प्लेस ऑफ कर देते हैं। ऑन प्लेस ऑफ नहीं होता है, ऑन प्लेस ऑफ करके ऐसा कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होता है, कोई भी फ्रेज प्रीपोजिशन नहीं होता है। तो इसका सही वर्ड कॉम्बिनेशन क्या है, इन प्लेस ऑफ है। एग्रीबली टू, इन एडिशन टू, उसके बाद इन रेफरेंस टू, अलोंग विथ। अच्छा, बिहाफ ऑफ के बाद आप दोनों लगा सकते हो, बिहाफ ऑफ के साथ आप इन भी लगा सकते हो, ऑन भी लगा सकते हो, यानी इन बिहाफ ऑफ भी बोल सकते हो और ऑन बिहाफ ऑफ भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। इसके अगर हम वर्ड कॉम्बिनेशन की बात करें तो बिहाफ ऑफ से पहले इन भी चलेगा, ऑन भी चलेगा, ये दोनों चलेगा। ठीक है, उसके बाद है इन रिगार्ड टू, अवे फ्रॉम, इन केस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, खास करके अगर जब हम इन स्पाइट ऑफ की बात कर रहे हैं तो यहां विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। इन स्पाइट ऑफ के लिए दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है, डिस्पाइट है। इन स्पाइट ऑफ के लिए दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है, डिस्पाइट है। क्या है, डिस्पाइट है। ये क्या है, डिस्पाइट है। लेकिन डिस्पाइट के बारे में आप एक चीज जान लेना, डिस्पाइट कोई फ्रेज प्रीपोजिशन नहीं है। बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि जिस तरीके से इन स्पाइट के साथ ऑफ लगा हुआ है, लोग डिस्पाइट के साथ भी ऑफ लगा देते हैं, और डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाना गलत माना जाता है। डिस्पाइट के साथ हम कभी भी ऑफ नहीं लगाते। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग होता है के होते हुए भी, के बावजूद भी, के बावजूद भी या के होते हुए भी, ये दोनों का सेम मीनिंग है। बस फर्क है कि डिस्पाइट एक सिंगल वर्ड है और डिस्पाइट के साथ आपको ऑफ कभी भी नहीं लगाना है। डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी नहीं लगाना है।
लेकिन इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, ध्यान देना, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनाए जाते हैं। उसके बाद है बिकॉज ऑफ, फिर इन कंपैरिजन टू, इंस्टेड ऑफ, बाय डींट ऑफ, in compliance with, in event of, by means of, in consequence of, on account of, by reason of, in course of, owing to, by virtue of, in favor of, with a view to, with a view to, by way of, in front of, with an eye to, comfortably to, in lieu of, with reference to, for the sake of, in order to, with regard to, एटसेट्रा। तो ध्यान दीजिएगा, इन सारे फ्रेज प्रीपोजिशन को आप बिल्कुल अपने जहन में रखना, ध्यान में रखना, बिकॉज इनके वर्ड कॉम्बिनेशन अगर आप भूले तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। तो ये सारे है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, और काम किसके करेंगे? प्रीपोजिशन के काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने दो सेंटेंस लिखा, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। यहां पर थोड़ा सा हमने प्रीपोजिशन को चेंज किया, प्रीपोजिशन दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे सेंटेंस देखो क्या है, सेंटेंस है आई हैव कम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो मेरा यहां आने का पर्पस क्या है? इंग्लिश सीखना। अब देखो यहां पर प्रीपोजिशन क्या है? फोर है। प्रीपोजिशन क्या है? फोर है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है ना, वो आईएनजी की फॉर्म होता है। तो इसीलिए यहां पर लर्न को लर्निंग लिखा जा रहा है। आई हैव कम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो देखो ये एक वर्ड का प्रीपोजिशन है, बात समझ में आ रही है? ये एक वर्ड का प्रीपोजिशन है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिंपल प्रीपोजिशन। यहां पर जो फोर लगा हुआ ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सिंपल प्रीपोजिशन। अब देखो इसी सेंटेंस को हमने यहां पर कैसे लिखा, यहां फोर हटा करके उसके जगह पे हमने एक फ्रेज प्रीपोजिशन लगा दिया। यहां पर हमने एक फ्रेज प्रीपोजिशन लगा दिया। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या लगाया हमने? विथ अ व्यू टू। तो विथ अ व्यू टू, अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, देखते हैं कि टू लगा हुआ, विथ अ व्यू टू में टू लगा हुआ है। और बहुत बार हम ऐसा बात को रट चुके हैं कि टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होता है, यानी कि हमेशा V1 होता है। तो इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए? टू लर्न होना चाहिए, टू लर्न होना चाहिए, ठीक है, तभी ये V1 होगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन पता है ये चीज कब होता है? जब टू किसी इन्फिनिटिव का पार्ट होता है। लेकिन यहां पर जो टू देख रहे हो ना, ये इन्फिनिटिव का पार्ट नहीं है, ये एक फ्रेज प्रीपोजिशन का पार्ट है। तो इसलिए यहां पर टू जो है ना, इन्फिनिटिव नहीं है, ये एक प्रीपोजिशन है। और ना केवल टू, बल्कि कंप्लीटली हम किसी एक वर्ड को नहीं बोल सकते, ये पूरा के पूरा क्या है? ये पूरा के पूरा प्रीपोजिशन है। तो अगर ये प्रीपोजिशन है तो ऑब्वियसली इसके बाद आने वाले वर्ब में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, आईएनजी तो लगाना पड़ेगा आपको। तो आई हैव कम हियर विद अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। विद अ व्यू टू का मतलब भी होता है पर्पस बताना, कि इस कारण से या इस दृष्टिकोण से या इस पर्पस से ये काम हो रहा है, तो मैंने इंग्लिश सीखने के पर्पस से यहां पर आया। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। यहां पर सिंपल प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है और यहां पर हम लोग एक फ्रेज प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेज प्रीपोजिशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होते हैं। यहां देखो एक वर्ड है, आर्टिकल को भी वर्ड माना जाता है, 2 3 4 वर्ड के, ठीक है। लेकिन काम किसका कर रहा है? ये खट्टे मिला करके काम किसका कर रहा है? ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया बात? ओके। उसके बाद देखो प्रीपोजिशन का एक और टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इससे पहले हमने आपको वर्ब का चैप्टर पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल के बारे में बताया था। तो पार्टिसिपल में हमने देखा था पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, जो कि आईएनजी के फॉर्म में होते हैं, ये पार्टिसिपल का तो काम करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, ये प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश ग्रामर में जिनके लास्ट में आपको आईएनजी मिलेगा, लेकिन ये पार्टिसिपल का काम ना करके ये प्रीपोजिशन का काम करते हैं। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी जिन वर्ड्स में आईएनजी लगा रहे और वो काम करे प्रीपोजिशन का, तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो जैसे देखो यहां पर इसका मैंने कंप्लीट लिस्ट दिया है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें जिनमें आईएनजी तो लगा रहता है, बट वो काम किसका करता है? वो वर्ब का या पार्टिसिपल का काम नहीं करता है, बल्कि वे काम करते हैं प्रेपोजिशंस के, ठीक है।
तो जैसे देखो, एक तो वर्ड हो गया कंसिडरिंग, अगर देखा जाए तो कंसिडर बाई वर्ब भी होता है, लेकिन यहां पर ये प्रीपोजिशन का काम करेगा। तो कंसिडरिंग क्या है? प्रीपोजिशन है। तो सर इसका मीनिंग क्या होगा प्रीपोजिशन के रूप में? इसका मीनिंग होगा टेकिंग इनटू अकाउंट। टेकिंग इनटू अकाउंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है को ध्यान में रखते हुए, किसी बात को ध्यान में रखते हुए। दूसरा क्या है? दूसरा है कंसर्निंग। कंसर्निंग का मतलब अबाउट यानी रिलेटेड टू, यानी किसी चीज से संबंधित। तीसरा क्या है? बैरिंग। बैरिंग, बैरिंग का मतलब क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम, यानी किसी चीज को छोड़ते हुए, यानी किसी के अलावे। उसके बाद है पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब क्या हो गया? अवेटिंग, यानी अंटिल नेक्स्ट, यानी अगले जो घटना होगी उस घटना के घटने तक, अवेटिंग या फिर अंटिल नेक्स्ट हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का भी मतलब होता है अबाउट। बात समझ में आ रही है ना? दूसरी बात है देखो, उसके बाद क्या है? ड्यूरिंग है। ड्यूरिंग भी आपने बहुत यूज किया होगा। ड्यूरिंग का मतलब होता है के समय या के दौरान। तो ड्यूरिंग भी क्या है? देखो आईएनजी लगा हुआ है, और ड्यूरिंग भी एक पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। इंग्लिश में इसको हम थ्रू आउट बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे के दौरान या के समय। उसके बाद है इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब प्लस, यानी को शामिल करते हुए, और एक्सक्लूडिंग का मतलब लिविंग आउट, यानी कोई चीज को शामिल ना करते हुए। तो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग भले ही आपको वर्ब की तरह दिख रहा होगा, बट ये है प्रीपोजिशन। उसके बाद है फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी आपने कुछ किया उसके बाद जो घटना घटी, ठीक है, एज अ कंसिक्वेंस, तो उसको हम फॉलोइंग बोलते हैं। फॉलोइंग का मतलब आफ्टर भी होता है। नॉट विद स्टैंडिंग। देखो नॉट विद स्टैंडिंग का मीनिंग वही होता है जो मीनिंग डिस्पाइट का होता है। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद भी, के होते हुए भी। तो ये सारे जो आप आईएनजी के फॉर्म में देख रहे हो, ये सारे क्या? पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस है। ये सारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस दिया है ताकि आपको सेंटेंस में ये बात पता चल जाए कि हाँ भाई, ऐसे आईएनजी के फॉर्म में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि काम करते हैं प्रीपोजिशंस के, ठीक है। जैसे देखो पहला एग्जांपल क्या लिखा गया? कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज नॉट हाई। अब देखो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? कंसिडरिंग का, देखो कंसिडरिंग यहां पर क्या है? एक प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब क्या हुआ? को ध्यान में रखते हुए। को ध्यान में रखते हुए। तो अगर क्वालिटी को ध्यान में रखे, क्वालिटी को ध्यान में अगर रखे, तो प्राइस जो है ना इस चीज का, इस प्रोडक्ट का, वो ज्यादा हाई नहीं है। भाई क्वालिटी भी अच्छा है और प्राइस भी कम है, तो कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज नॉट हाई। हम ऐसे बोल सकते हैं कंसिडरिंग हिज एज, कंसिडरिंग हिज एज ही इज नॉट सुटेबल फॉर द जॉब। यानी उसके उम्र को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो वो इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं है। उसके बाद देखो फॉलोइंग द डिनर। फॉलोइंग द डिनर का मतलब क्या हुआ? आफ्टर द डिनर। फॉलोइंग द डिनर का मतलब क्या? आफ्टर द डिनर। यहां पर फॉलोइंग के जगह पे आप आफ्टर भी लगा सकते हो, और चूंकि आफ्टर भी क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। यहां पर फॉलोइंग भी किसका काम कर रहा है? एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो फॉलोइंग द डिनर देयर विल बी डांस, यानी डिनर के बाद कौन सा पार्टी होगा भाई? डांस पार्टी होगा। सभी लोग रेडी रहना नाचने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखना है द मैरिज टुक प्लेस। टेक प्लेस या टुक प्लेस का मतलब क्या होता है? घटना का हो जाना, कोई घटना का हो जाना। द मैरिज टुक प्लेस यानी शादी हुई, शादी हर हाल में हुई। नॉट विद स्टैंडिंग हीज ऑब्जेक्शंस। अब देखो नॉट विद स्टैंडिंग यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब हो गया डिस्पाइट। जिसका मतलब हो गया डिस्पाइट, यानी उसके ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी, यानी उसने विरोध किया था इस शादी का, लेकिन उसके ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी शादी हुआ। शादी वाली घटना या दुर्घटना हुई, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहां पर आप देख रहे हो कंसिडरिंग, फॉलोइंग और नॉट विद स्टैंडिंग, ये आईएनजी के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, बट ये सेंटेंस में काम किसके कर रहे हैं? ये प्रीपोजिशंस के काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखना। अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, या फिर आप ये कहिए कि कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशंस का तो काम करते ही करते हैं, बट किसी किसी सेंटेंस में वो एडवर्ब्स का काम करने लगते हैं। मतलब वो प्रीपोजिशन का काम ना करके वो एडवर्ब्स के काम करने लगते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशंस हैं या फिर सेंटेंस हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई कि अगर प्रीपोजिशन अगर रिलेशन बताने के लिए आया है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के रिलेशन बताने के लिए आया है, तो पक्का क्या है? वो प्रीपोजिशन है।
लेकिन अगर प्रीपोजिशन अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं आता है और वो क्या करता है, वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो समझ लेना को प्रीपोजिशन नहीं है, वो एडवर्ब है। वो काम किसका कर रहा है? वो एडवर्ब का कर रहा है। ठीक है, तो चलो इन एग्जाम्पल से हम जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या है? दे कैम, वे लोग आ गए हैं या फिर आए। भाई देखो यहां पर इन लगा हुआ है, तो देखो इन के बाद कोई नाउन है क्या? अरे भाई इस इन के बाद कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है? भाई नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर हम किसका किसके साथ रिलेशन बताएंगे? जब है ये नहीं है तो रिलेशन हम किसके साथ बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो आखिर फिर ये इन काम क्या कर रहा है? अगर रिलेशन नहीं बता रहा तो क्या कर रहा है? ये जो केम है ना, केम, ये केम क्या है? वर्ब है। ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और जो भी वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता है ना वो एडवर्ब होता है। तो यहां पर जो आप इन देख रहे हो ना, ये इन कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ये यहां पर फंक्शन किसका कर रहा है? एडवर्ब का कर रहा है। क्यों एडवर्ब का कर रहा है? क्योंकि ये जो केम वर्ब है इसको डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब वे लोग आ गए, भाई कहाँ आए? अंदर आए। और ये कहाँ का भी जवाब दे रहा है। जो कहाँ का जवाब दे, कब का जवाब दे, क्यों का जवाब दे, ये सब एडवर्ब होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो अगला एग्जाम्पल देखो, दे आर इन द रूम। अब देखो इन यहां भी लगा हुआ है और इन के बाद देखो क्या है? एक नाउन है। तो अब हम पक्का रिलेशन बताएंगे, यानी वे लोगों का जो रिलेशन है किससे है? रूम से है। यानी वे लोग कहां पर है? रूम के अंदर है, रूम में है। मतलब इसका उन लोगों का संबंध किससे? रूम से है। तो यहां पर जो आप इन देख रहे हो ना, ये एक प्रीपोजिशन है, ये यहां पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो, दे केम, ही केम बिफोर। अब देखो बिफोर के बाद कोई भी नाउन और या प्रोनाउन नहीं आ रहा है। तो जब इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है तो फिर हम इसका रिलेशन किसके साथ बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो फिर ये काम क्या कर रहा है? ये आया क्यों? फिर ये आया है वर्ब केम को डिस्क्राइब करने के लिए। यानी केम क्या है? वर्ब है, और जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है ना वो कभी भी प्रीपोजिशन नहीं होता है, वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर बिफोर क्या है भाई? ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप देखोगे तो ही केम बिफोर यू, यानी वो तुमसे पहले आया। तो यहां देखो बिफोर के बाद एक प्रोनाउन आया है। तो अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो पक्का वो प्रीपोजिशन का काम करेगा, एडवर्ब का नहीं करेगा। ठीक है, और वो उस नाउन या प्रोनाउन की रिलेशन किसी न किसी चीज से बताएगा। तो ये रिलेशन बता रहा है किसका? ये केम का, यानी वर्ब का रिलेशन प्रोनाउन से बता रहा है। तो उसका आने के कैसे आया भाई? तुमसे पहले आया, मतलब वह जो आया तुमसे पहले आया। तो सिंपल से इसका मतलब ये है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो पक्का वो प्रीपोजिशन है, और अगर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है और ना ही तो पहले कहीं आता है, जिस तरह से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ठीक प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है या प्रीपोजिशन के पहले भी आ सकता है, बट एटलीस्ट आएगा किसी न किसी चीज से रिलेशन बताने के लिए। बट यहाँ तो नहीं आ रहा था, इस एग्जाम्पल में नहीं आया, इस एग्जाम्पल में भी नहीं आया। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस एग्जाम्पल में देखो रूम के रूप में आया नाउन, और यहाँ पर यू के रूप में प्रोनाउन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिफोर है ना, ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है प्रीपोजिशन का, ये काम कर रहा है प्रीपोजिशन का। तो आप बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस आप देखोगे, बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस आप देखोगे कि आपको प्रीपोजिशन मिलेगा। इन हो गया, डाउन हो गया, अप हो गया, है ना, बिफोर हो गया, ये सब के बाद आपको कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं मिलेगा। तो वो प्रीपोजिशन का काम नहीं करेगा, वो काम करेगा एडवर्ब्स के। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आपने सुना होगा जब कोई आउट होता है बैट्समैन, तो उसके जगह पे जब दूसरा बैट्समैन आता है तो कमेंटेटर जो होते हैं ना वो एक सेंटेंस बोलते हैं, और उस सेंटेंस में पता है, उस सेंटेंस में दो दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो मैं भी कंफ्यूज रहता था कि भाई दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे यूज करते हैं। देखो वो सेंटेंस क्या होता है, मैं सेंटेंस को लिख देता हूं। जैसे विराट, कमेंटेटर बोला विराट कम्स इन, विराट कम्स इन।
एट, विराट कम्स इन एट 3, यानी विराट तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आया। विराट तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आया। कोई 2 ओपनर स्टार्ट किया था, उसमें से एक आउट हो गया, तो तीसरे नंबर पे बैटिंग करने कौन आया? विराट आया। अब देखो यहां पर क्या है कि भाई इन भी लगा रहा है और एट भी लगा रहा है, इन भी लगा रहा है और एट भी लगा रहा है। तो जब इन और एट दोनों लगा रहा है तो इसका क्या मतलब है? कभी कभी मैं सोचता था भाई केवल इन को छोड़ दो, एट क्यों लगा रहे हो, और एट लगा रहे हो तो फिर इन क्यों लगा रहे हो? तो देखो फर्क क्या है, ये दोनों देखने में आपको प्रीपोजिशन लग रहा है, लेकिन काम जो है, इसका फंक्शन जो है, एक इसमें काम क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन का कर रहा है, और एक एडवर्ब का कर रहा है। तो ये जो इन देख रहे हो ना, ये इन, ये डिस्क्राइब कर रहा है कम्स को, यानी कम्स क्या है? वर्ब है। मतलब विराट अंदर आ गया, मतलब विराट जो है ना, विराट फील्ड में आ गया, पिच पे आएगा बैटिंग करने के लिए, विराट अंदर आ गया। तो विराट अंदर हो गया, मतलब बोलते हैं ना कि यू आर इन, यू आर आउट, मतलब आप इन है, आप अंदर है, और आप बाहर हैं, यू आर इन और यू आर आउट। तो विराट अंदर आया बैटिंग करने के लिए, कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं? एट का करते हैं। तो एट यहां पर प्रीपोजिशन है, लेकिन यहां पर जो इन आप देख रहे हो ना, ये प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कम्स को मॉडिफाई कर रहा है, जिसका मतलब अंदर हो गया, कि वो अंदर आया। तो यहां पर इन जो आप देख रहे हो ना, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप क्रिकेट मैच वगैरह देखते होंगे तो इस कमेंट्री को जरूर सुनना आप, लेकिन आप भोजपुरी में कमेंट्री सुनोगे, हिंदी में कमेंट्री सुनोगे, तो फिर आपको ये सेंटेंस नहीं सुनने को मिलेगा। ठीक है, चल। तो ये हो गया काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के टोटल 5 काइंड्स हम लोगों ने देखा। 5 काइंड्स में एक तो हमने देखा क्या? सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं? वन वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं। दूसरा हमने देखा कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है। तीसरा हमने देखा फ्रेज प्रीपोजिशन, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। चौथा हमने क्या देखा? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जो कि आईएनजी के फॉर्म में पाए जाते हैं। और पांचवा हमने देखा कि प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के अलावे वो एडवर्ब का भी काम कर सकता है, वो एडवर्ब का भी काम कर सकता है। तो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि प्रीपोजिशन के काइंड्स कितने होते हैं, और ताकि आपको अगर कभी कोई सेंटेंस दे दिया जाए और सेंटेंस में आपसे बोला जाए कि फाइंड आउट द प्रीपोजिशन, आप इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन को फाइंड आउट कीजिए, तो अगर आपको इन प्रीपोजिशन का टाइप्स नहीं पता होगा ना, तो आप प्रीपोजिशन को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी प्रीपोजिशन में जो आपके बुक में एक्सरसाइज दिए हुए ना, उस एक्सरसाइज में ही आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, फाइंड आउट द प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो जो सेंटेंसेस है उनमें आपको प्रीपोजिशन फाइंड आउट करना है। तो आप वन वर्ड के प्रीपोजिशन देखोगे तो तुरंत फाइंड आउट कर लोगे, बट आप कंपाउंड प्रीपोजिशन को नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। अगर नहीं आपको ये ज्ञान रहेगा तो आप पार्टिसिपल प्रीपोजिशन को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, और कोई रहेगा एडवर्ब और आप उसको बता दोगे प्रीपोजिशन। तो इसलिए पढ़ाई जरूरी है, रटने से कोई फायदा नहीं। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रीपोजिशन के करेक्ट यूजेस के बारे में बताऊंगा। अभी तक आप लोगों ने बहुत रट करके पढ़ा है, बहुत रट करके आप लोगों को पढ़वाया गया है। एक देखो, ये पेयर ऑफ प्रीपोजिशन की बात करें, ओवर और एबव, ओवर और एबव बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है, बहुत भयानक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उसके बाद एट और इन, एट और इन बहुत ही भयानक कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बहुत सारे लोग आपको रटवा करके पढ़ाए होंगे, लेकिन इस बार आपको बिल्कुल लॉजिक पता चलने वाला, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। दोनों के बीच में आसमान जमीन का फर्क है, आपको समझ में आ जाएगा। इसको लेकर के जहां तक बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाते हैं, अगर ये प्लेस है, अगर एट या इन जो है ना, अगर ये प्लेस के लिए यूज हो रहा है, तो पता है टीचर क्या बताते हैं?
अगर बड़ा प्लेस रहे तो इन लगाना है और छोटा प्लेस रहे तो एट लगाना है। लेकिन कभी मास्टर साहब ने आपको बताया कि भाई बड़ा प्लेस कितना बड़ा होना चाहिए, बड़ा प्लेस कितना स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में होना चाहिए, या कितना स्क्वायर फुट में होना चाहिए, या कितना छोटा होना चाहिए, उसका भी तो पैरामीटर बता दो। हमें कैसे पता चलेगा कोई जगह बड़ा है कि छोटा है? हमें कैसे पता चलेगा कोई जगह बड़ा या छोटा है? जरा मुझे बताना। हमने ये लकीर खींचा, अब मुझे बताइएगा ये लकीर छोटा है या बड़ा है? ये लकीर छोटा है या बड़ा है? अब आप बोलोगे सर कि ये बड़ा है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं ये तो छोटा है। अब इसके कंपैरिजन में देखो ये तो छोटा है। तो जब तक हमें कंपैरिजन के लिए दूसरा चीज नहीं मिलेगा ना, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कोई छोटा है या बड़ा है? तो केवल इतना बोलकर निकल जाना कि छोटा जगह में एट लगाते हैं और बड़ा जगह में इन लगाते हैं, तो ये सही चीज नहीं है। ये रटने वाली चीज आगे चल करके कहीं ना कहीं गड़बड़ी होता है। तो इसलिए अगर आपको लॉजिक जानना है, लॉजिक के साथ पढ़ना है, कंसेप्ट के साथ पढ़ना, रटना नहीं। अगर आप रटने में बिलीव नहीं रखते हो तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस को देखिए, लाइक वगैरह किया कीजिए, कमेंट वमेंट कीजिए। बिल्कुल आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल एक्टिवली आपको, जिस तरह से मैं एक्टिव होकर के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोगों को एक्टिव होना है, ना केवल क्लासेस को अटेंड करने में बल्कि चैनल को सपोर्ट भी करना है, इसे शेयर भी करना है, ठीक है, कमेंट भी करना, लाइक भी करना है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि बहुत कुछ आपको समझ में आपको आ गया होगा। हाँ, चैनल को टॉप पे लेकर के तो जाना है, बट आप लोग तो नहीं चाहते हैं। बात तो सही बोल रहे हैं, बट कुछ लोग नहीं चाहते हैं। देखो मेरा बस चले ना तो एक दिन में पूरा ये प्रीपोजिशन खत्म कर दे, बट आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं एक दिन में खत्म कर दूं, क्योंकि आप लोग चैनल को उस हिसाब से नहीं बढ़ा रहे हैं जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके अगर कोई दोस्त लोग भी होंगे, देखिए हर लोग का कम से कम 5 फ्रेंड तो होते ही होते हैं, और 5 फ्रेंड अगर पढ़ने वाले होंगे ना और जिनको इंग्लिश पढ़ना है तो आप उसको उन्हें रेकमेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो, अगर आप ही को बेनिफिट नहीं हो रहा तो क्यों आप किसी को रिकमेंड करेंगे? अपने साथ साथ दूसरों का भी टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो अगर आप समझते हैं कि हमारे वीडियोस यूजफुल रहते हैं तो प्लीज यूजफुल चीजों को शेयर करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।